चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को दिए फैसले में पार्टी का नाम शिवसेना तथा चुनाव चिन्ह तीर धनुष के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह किस गुट को दिया गया है? उद्धव ठाकरे गुट को, ऑप्शन बी शिंदे गुट को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिंदे गुट को। दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। शिवसेना पर दावेदारी को लेकर विवाद पिछले साल जून में उस समय पैदा हुआ था जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अपना नया गुट बना लिया था। साथ ही खुद को असली शिवसेना बताते हुए दावेदारी जताई थी। यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में चुनाव आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने महाराष्ट्र के उपचुनाव को देखते हुए अंतिम फैसला आने तक दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया था। चुनाव आयोग ने फैसले में साफ किया गया है कि पार्टी पर किसी का अधिकार का फैसला उसके पक्ष में विधानसभा व लोकसभा के सदस्यों के साथ ही संगठन में बहुमत के आधार पर होता है। आइए अगला करंट अफेयर्स आज का देख लेते हैं। बिहार पुलिस दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? इस बार बिहार पुलिस दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 26 व 27 फरवरी को, ऑप्शन बी 27 फरवरी को, ऑप्शन सी 26 फरवरी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 व 27 फरवरी को। इस बार बिहार पुलिस दिवस 26 व 27 फरवरी को मनाया जाएगा। आप लोग जानते होंगे 27 फरवरी को पुलिस दिवस पुलिस तिथि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 व 27 फरवरी दोनों दिन बिहार पुलिस दिवस मनाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पुलिस दिवस का मुख्य कार्यक्रम 26 फरवरी को आयोजित होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। इस दिन मुख्यमंत्री 4 योजनाओं का तोहफा देंगे। इसमें साइबर थानों का उद्घाटन होगा। इसके अलावा 500 थानों में महिला डेस्क हेल्प डेस्क की भी शुरुआत होगी। पुलिस मुख्यालयों में सोशल मीडिया सेंटर का नामकरण कर उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा बिहार पुलिस की नई उन्नत वेबसाइट की भी शुरुआत मुख्यमंत्री के हाथों होना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें तथा दोस्तों आपसे यह आग्रह भी है कि आप ही और आप सिर्फ आप ही नए यूट्यूबर को भी मौका दे सकते हैं और चैनल में आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 17 फरवरी को शपथ लिए हैं। वह बिहार के कैवे राज्यपाल हैं? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, बिहार में वो वाला वो पड़ गया है, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 41वें, ऑप्शन डी 44वें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 41वें राज्यपाल के रूप में बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इसके पूर्व आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? दोस्तों हाल ही में संजय करोल जो कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में हो गया है और वो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं।
तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है चक्रधारी शरण सिंह, ऑप्शन बी संजय करोल, ऑप्शन सी डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन डी संजय कुमार मिश्रा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रधारी शरण सिंह। अगला प्रश्न पे आ गए हैं। अगला करंट अफेयर्स है आज का। हाल ही में किस देश के संसद के उच्च सदन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताने वाला विधेयक पेश किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी भारत में। दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका में। अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में इससे संबंधित विधेयक पेश किया गया है। आइए उसके डिस्क्रिप्टिव में जान लेते हैं। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित विधेयक पेश हुआ है। इस विधेयक में अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है। विधेयक अरुणाचल पर चीन के उस दावे को खारिज करने वाला है जिसमें वह अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा है। अमेरिका के ताजा रुख से अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की हरकतों को रोकने में मदद मिलेगी। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। किस विमानन कंपनी ने पटना से भुवनेश्वर की सीधी उड़ान सेवा शुरू की है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिगो। इंडिगो ने हाल ही में पटना से भुवनेश्वर के लिए नई उड़ान सेवा शुरू की है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने पटना से भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कर दी है। यह विमान चंडीगढ़ से पटना आकर पुरी जाएगा। दोस्तों ये विमान चंडीगढ़ से आएगा, फिर पटना में रुकेगी, उसके बाद पुरी जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ठंड कम होते ही विमानों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें इंडिगो की नई विमान संख्या 6E6394 का पटना एयरपोर्ट पर आगमन सुबह 9:25 व प्रस्थान समय 9:55 में दिया गया है। अब पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन 82 विमानों की आवाजाही होगी। 25 मार्च के बाद संख्या 100 पार कर जाएगी। अभी 74 विमानों की ही आवाजाही हो रही थी। पटना से सबसे अधिक इंडिगो के 23 जोड़ी विमान का परिचालन किया जाता है। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, साइबर अपराध को रोकने के लिए बिहार में कितने साइबर थाने खोले जाएंगे? दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 48। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। दोस्तों साइबर अपराध को रोकने के लिए बिहार में 44 थाने खोले जाएंगे, साइबर थाने खोले जाएंगे। आइए विस्तार से जान लेते हैं। बिहार में इसी माह 44 साइबर थाने शुरू हो जाएंगे। राज्य के 38 जिलों के साथ नवगछिया और बगहा पुलिस जिलों में भी साइबर थाना खुलेगा। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि नवगछिया और बगहा को पुलिस जिला माना जाता है। इसके अलावा 4 रेलवे जोन पटना, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और कटिहार में भी साइबर थानों की शुरुआत होगी। इसकी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। 1 सप्ताह के अंदर साइबर थानों की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसी माह 26 फरवरी को मनाए जाने वाले बिहार पुलिस दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साइबर थानों का उद्घाटन करेंगे। राज्य में अभी साइबर थानों की व्यवस्था नहीं है। इसकी जगह आर्थिक अपराध इकाई EOU के अधीन सभी जिलों में 74 सरकार कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया यूनिट
CCMU का संचालन किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, बिहार प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर कुल कितने टन धान इस बार खरीदी गई है वर्ष 2022-23 के आंकड़ों में? इस बार कुल कितने टन धान खरीदी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए है 42,04,774 टन। ऑप्शन बी है 45 लाख टन। ऑप्शन सी है 44,04,774 टन। ऑप्शन डी है 45,04,774 टन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42,04,774 टन। आइए विस्तार से जान लेते हैं। प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर 42,04,774 टन धान की खरीद हुई है। कुल 8,577 करोड़ 74 लाख रुपये की खरीद हुई है। सरकार ने इस वर्ष 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। धान खरीद की मियाद 15 फरवरी तक थी। पिछले वर्ष सरकारी स्तर पर 44,90,000 टन धान की खरीद हुई थी। 413 टन धान की खरीद हुई थी। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज का करंट अफेयर्स है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए किसका मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नैक का मूल्यांकन। आइए विस्तार से जान लेते हैं। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए नैक मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। नैक मूल्यांकन नहीं कराने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता भविष्य में समाप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नैक मूल्यांकन मानक है। इसकी मान्यता USA, रूस, यूरोप के ऑस्ट्रिया सहित प्रमुख देशों के शिक्षण संस्थान देते हैं। अगला करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन इसे मिट गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित IIT कानपुर में आयोजित इंटर IIT टेक मीट में पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पटना ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आयोजित इंटर IIT टेक मीट में पटना ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें देश के सभी 22 IIT की टीमें शामिल हुई थी। IIT पटना की टीमों ने 13 स्पर्धाओं में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। आइए आज के अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने सिखों के धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के लिए कौन सा यात्रा शुरू करने जा रही है? ऑप्शन ए धर्म कृपा, ऑप्शन बी ज्ञानी कृपा, ऑप्शन सी गुरु कृपा, ऑप्शन डी सरदार कृपा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरु कृपा। आइए विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार सिखों के धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के लिए गुरु कृपा यात्रा शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 5 अप्रैल को चलने वाली यह तीर्थ पर्यटन ट्रेन पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार राज्यों में सिख गुरुद्वारा और 5 तख्त के दर्शन कराएगी। लखनऊ से यह ट्रेन रवाना होकर सीतापुर, पीलीभीत और बरेली के गुरुद्वारों के दर्शन कराएगी। यह ट्रेन श्री केसगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त
अमृतसर, श्री दमदमा साहिब भटिंडा, श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र, श्री गुरु नानकू झीरा साहिब बीदर कर्नाटक और पटना साहिब बिहार होते हुए वापस 15 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेगी। आइए अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई है? दोस्तों ऑप्शन ए में है 35वीं, ऑप्शन बी 36वीं, ऑप्शन सी 37वीं, ऑप्शन डी 34वीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35वीं। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए में है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन बी में एल पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन सी बी पी पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन डी 1 पासपोर्ट पुलिस ऐप। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। आइए विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए इस ऐप की मदद से पासपोर्ट का पुलिस सत्यापन करने में समय की भी बचत होगी। इस ऐप की मदद से पासपोर्ट जारी करने की समय सीमा को 10 दिनों तक कम किया जा सकेगा, यानी अब 5 दिन में ही पासपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। आइए अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं। नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने के 5 महीने बाद 12 चीतों को किस देश से लाया जा रहा है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है केन्या। दोस्तों इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। आइए विस्तार से जान लेते हैं। नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनु राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने के बाद के 5 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया जा रहा है। आइए अगले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कौन से स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मॉडल पर फिर से हनुमान जी की तस्वीर को लगा दिया गया? कैप्शन में तूफान आ रहा है लिखा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है HLFT-42, ऑप्शन बी HFLT-42, ऑप्शन सी HLFT-44, ऑप्शन डी HFFT-42। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा HLFT-42। आइए विस्तार से जान लेते हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मॉडल पर फिर से हनुमान जी की तस्वीर को 17 फरवरी को लगा दिया गया। HAL ने HLFT-42 से 3 दिन पहले यानी मंगलवार को हनुमान जी की तस्वीर को विवाद बढ़ने पर हटा दिया था। अंजनेय जिन्हें हनुमान के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, युद्ध मुद्रा में अपनी गदा के साथ दिखाई दे रहे हैं और स्टिकर के नीचे कैप्शन में लिखा है तूफान आ रहा है। आइए आज के अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। फिजी के नांदी शहर में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान से प्रदान किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए है नंद किशोर पांडे, ऑप्शन बी है मनोज कुमार, ऑप्शन सी है कुणाल किशोर पांडे, ऑप्शन डी है चंचल कुमार। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। कमेंट में आंसर जरूर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंद किशोर पांडे। आइए अगले करंट अफेयर्स
आइए विस्तार से इसको जान लेते हैं। दोस्तों अगला करंट अफेयर्स है, किसने कहा है कि आम बजट 2023-24 देश की इकोनॉमी के लिए सूरज के 7वें घोड़े जैसा साबित होगा। दोस्तों इसमें संस्था का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ऑप्शन डी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसमें से सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI ने कहा है। आइए इसका विस्तार जान लेते हैं। दोस्तों RBI ने 17 फरवरी को अपनी मासिक रिपोर्ट में आम बजट के प्राविधानों की विस्तार से समीक्षा की। इसमें RBI ने कहा कि आम बजट 2023-24 को देश की इकोनॉमी के लिए सूरज के 7वें घोड़े जैसा साबित होगा। केंद्रीय बैंक ने पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा कि जिस तरह से सूरज के 6 घोड़े थक जाते हैं तो 7वां घोड़ा उसे आगे बढ़ाता है, उसी तरह से यह बजट देश को आगे बढ़ाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बजट प्राविधान मौजूदा आर्थिक विकास दर को 6% से बढ़ाकर 6.8% करने में मदद करेगा। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। एयर इंडिया की तरफ से कितने विमानों की खरीद की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 470, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन डी 250। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 470 विमानों की। आइए इसको विस्तार से जान लेते हैं। एयर इंडिया की तरफ से जिन 470 विमानों की खरीद की गई है, सिर्फ उनके लिए ही 6500 पायलटों की जरूरत होगी। इसके अलावा भी देश की दूसरी एयरलाइनों की तरफ से जल्द ही 700 और नए विमानों के ऑर्डर दिए जाने के आसार हैं। गत दिसंबर में देश में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। आम बजट 23-24 में 50 पुराने एयरपोर्ट के विकास की घोषणा की गई है। इससे उड्डयन क्षेत्र नए रोजगार देने वाला बड़ा सेक्टर बनकर उभर सकता है। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष ने स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद शुक्रवार को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उनका नाम क्या है दोस्तों, बताना। ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है रोजन बिन्नी, ऑप्शन सी शिव सुंदर दास, ऑप्शन डी चेतन शर्मा। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी चेतन शर्मा। दोस्तों बताते चलें कि चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले चयन समिति के अध्यक्ष शिव सुंदर दास हो सकते हैं। रोजन बिन्नी भारतीय टीम के कोच हैं और सौरभ गांगुली पूर्व में कोच रह चुके हैं, जिन्होंने भी त्याग पत्र दिया था। आइए दोस्तों इनका विस्तार से जान लेते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद 17 फरवरी को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन ने कई गोपनीय सूचनाएं सार्वजनिक की थी। स्टिंग सामने आने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड चेतन से खुश नहीं था। चेतन शर्मा ने BCCI सचिव जय शाह को अपना त्याग पत्र दे दिया सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को चेतन चौहान की जगह अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें वर्तमान चयन पैनल में शामिल सदस्यों में सबसे ज्यादा 23 टेस्ट खेले हैं। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स है चेतेश्वर पुजारा भारत के लिए 100वें टेस्ट मैच खेलने वाले कौन से क्रिकेटर हैं? ऑप्शन ए 10 में, ऑप्शन बी 11 में, ऑप्शन सी 12 में, ऑप्शन डी 13 में। दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें खिलाड़ी हैं। इसके पूर्व 12 खिलाड़ियों ने इस तरह का कारनामा कर चुके हैं। आइए विस्तार जान लेते हैं। भारतीय टीम के दिग्गज क्रिकेट चेतेश्वर पुजारा के लिए
अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला जा रहा टेस्ट मैच बेहद खास है। यह पुजारा के क्रिकेट करियर का 100वां टेस्ट मैच है और इसके शुरू होने से पहले उन्हें पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने खास कैप देकर सम्मानित किया। पुजारा भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें क्रिकेटर हैं। मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मैदान में पुजारा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारतीय खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा भी वहां खड़े थे। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल में चर्चित नवम रेबिया फैसला क्या है? दोस्तों, हाल में चर्चा में रहा है नवम रेबिया फैसला। दोस्तों, नवम रेबिया फैसला ऑप्शन ए नवम तुकी बनाम रेबिया फैसला, ऑप्शन बी एक प्रकार का जीवाणु, एक प्रकार के चक्रवात, एक प्रकार के सोशल मीडिया ऐप। दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाम तुकी बनाम रेबिया का फैसला, जो 2016 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को अपना नवम रेबिया फैसला पुनर्विचार के लिए 7 सदस्यीय पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के नवम रेबिया मामले में फैसला सुनाते हुए 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि विधानसभा स्पीकर सदन में अपनी विरुद्ध रिमूवल का पूर्व नोटिस लंबित रहते हुए विधायकों की अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं कर सकता है। नवम रेबिया फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विद्रोही विधायकों के लिए रक्षा कवच साबित हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने किस संगठनों अथवा व्यक्ति को आतंकी समूह घोषित किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स JKGF, ऑप्शन बी खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF, ऑप्शन सी हरविंदर सिंह संधू, ऑप्शन डी सभी को। दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने ये तीनों 2 संगठन और एक व्यक्ति को आतंकी समूह घोषित किया है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स JKGF और खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF पर प्रतिबंध लगाया है। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत इन दोनों संगठनों को आतंकी समूह घोषित किया गया है। JKGF 43वां और KTF आतंकी समूह 44वां समूह है, जिसे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आतंकी समूह घोषित कर प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने खालिस्तानी समर्थक हरविंदर सिंह संधू को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी घोषित किया है। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। एयर इंडिया के बाद अब देश की बड़ी विमानन कंपनी ने 500 से ज्यादा विमानों की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है। दोस्तों, इसका नाम बताना है, कौन सी कंपनी है? पहला इंडिगो, दूसरा जेट एयरवेज, तीसरा दोस्तों यहाँ पर आकाशा एयरलाइंस ऑप्शन सी में होना चाहिए था, लेकिन गलती से अलावा लिखा गया है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। इसको सी को ऐसा पढ़ें, आकाशा एयरलाइंस। ऑप्शन डी किंगफिशर एयरलाइंस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिगो। आइए विस्तार से जान लेते हैं। एयर इंडिया के बाद अब देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने 500 से ज्यादा विमानों की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यूरोप में विस्तार के लिए तुर्किश एयरलाइंस के साथ समझौता भी किए हैं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नए यूट्यूबर को भी चैनल में आगे बढ़ने का मौका सिर्फ आप और आप ही दे सकते हैं।